कल हमने डी ब्लॉक एलिमेंट जो थे संक्रमण श्रेणियां उनके से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो कंप्लीट कर लिए थे। हाँ, कल एक बच्चे की क्वेरी आई थी कि उनको क्या कि जैसे थोड़ा सा 11th का जो बेसिक है ना वो सिद्धांत वाला, तो वो जरूर समझाना था, किसी ने बोला था। तो सभी बच्चों के लिए फायदेमंद है। तो एक बार स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट हम एक बार आप वो सिद्धांत से संबंधित जो नियम है इलेक्ट्रॉन भरने के जो नियम है उन नियमों पर फोकस करेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ए ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की ओर। ठीक है भाई, तो जिन जिन को समस्या आ रही है वो अच्छे से देखे, अच्छे से समझे। और ये अभी की क्लास में ही मिलेगा उनको, ये मैंने वीडियोस में नहीं डाल रखा है क्योंकि 11th का पार्ट। और फिर भी समझ में नहीं आया तो 11th की कॉपीज आप उठा करके एक बार वहां से देखेंगे और क्लियर करेंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको सिद्धांत आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि आपको सिद्धांत का मतलब है कक्षकों का निर्माण का मतलब है कि किस प्रकार से कक्षकों के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, यानी उनमें इलेक्ट्रॉन करके हम उसको किस प्रकार से प्रिपेयर करते हैं। तो वो सब बातें हैं किसके अंदर, आपको सिद्धांत के अंतर्गत, जिसमें एक नियम बताया गया था, एक सीरीज हमने बनाई थी जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे थे हमने, इस प्रकार से थी 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s, फिर 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर डी 3 से चालू होता है, तीसरे कोष से चालू होता है, एस पहले कोष से चालू होता है, पी दूसरे से चालू होता है, डी तीसरे से चालू होता है, इसलिए हमने 3D लिखा है सबसे पहले, फिर 4D 5D 6D और 4f 5f, एफ चौथे कोष से चालू होता है। इस प्रकार से हमने सारे यहां पर जितने 118 एलिमेंट्स हैं उनको भरने के लिए कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो देखेंगे आगे में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे कम होती है। तो ये आपको सिद्धांत के अंतर्गत बताया गया। फिर बाद में N+1 आया जिसने इसको प्रूव किया आपको सिद्धांत को कि हाँ, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी ऊर्जा कम है, इसलिए इसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरना चाहिए। तो वो भी पहले एक बार ऑर्डर जमा देता हूं। तो देखो 1s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, बैक साइड वापस पीछे जाना होता है इस तरह, फिर 2s में भरा जाता है, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d 4p 5s, 4d 5p 6s, 4f 5d 6p 7s, फिर 5f 6d 7। ये होता है ऊर्जा का क्रम, जिसको हम चाहें तो डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 1s में 1s से ज्यादा ऊर्जा किसकी, 2s की, फिर 2s के बाद कौन आ रहा है, 2p, फिर 3s, फिर 3s के बाद देखो 3p, फिर 4s, फिर 3d। इस प्रकार से ऊर्जा का क्रम लगातार चलता रहता है। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं परमाणुओं के अंदर। तो ये तो क्रम है भरने का। इसके अतिरिक्त जो हम टिप्स देख रहे हैं डी ब्लॉक एफ ब्लॉक सबके लिए, तो वहां कुछ कारण है, इसलिए वही उनका मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तब हम फिर इस नियम को भूल जाते हैं, फिर हम वही नियम याद रखते हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाया है। तो ये भी याद होना चाहिए और वो भी याद होना चाहिए। तो ये तो ऑर्डर मिल गया हमको ऊर्जा का क्रम, ये वाला 1s 2s 2p 3s, इस तरह से। तो इस ऑर्डर को याद रखना है। अब इसके लिए क्या क्या नियम लागू किए गए इलेक्ट्रॉन भरने के लिए, उन सब नियमों पर हम फोकस कर लेते हैं। किसी के पास नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, किसी के पास ये नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हम बात कर लेंगे नियमों की। आपको सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न नियम आते हैं। पहला नियम था पाउली का अपवर्जन नियम, सब 11th का पार्ट है आपका। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है, जिसमें पाउली ने बताया कि एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, केवल 2 से ज्यादा नहीं भर सकते क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती। तो इस तरह से बताया गया पाउली द्वारा कि एक कक्षक है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, देखो दोनों का स्पिन उल्टा है, एक अप डायरेक्शन है तो एक डाउन डायरेक्शन है। एक को बोलते हैं क्लॉकवाइज, दूसरे को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे,
जैसे अब ये तो एस था, एस कक्षक था क्योंकि एक डब्बा था तो एस कक्षक है। अब हम बात कर रहे हैं पी कक्षक की। रू ऑन मो मतलब, अच्छा कल जो पढ़ाया था उसमें, तो पहले बेटा ये टॉपिक पूरा होने दो जो मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद बोलना आपके, और डाउट्स जो आपके रहे ना वो मुझे आपका जो एप्लीकेशन है ना उस पर डाउट काउंटर में लिख दिया करो। उसमें डाउट काउंटर का सेशन होता है, उसमें आप लिख दिया करो या मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। इस तरह से आप डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। जो अपनी मेन क्लास है इसमें अपने पास बहुत कम समय होता है, अपने पास यहाँ एक्स्ट्रा समय नहीं है कि हम यहाँ सारे डाउट्स भी क्लियर करें। हम यहाँ क्लास से संबंधित क्लास के टाइम जो डाउट्स चलेंगे उन्हीं को क्लियर करेंगे। क्लियर? अदर डाउट से जो रह गए, ज्यादा बड़ा डाउट होगा तो मैं क्लास में सबको बता दूंगा जो मुझे लगेगा कि ऑथेंटिक है सबके लिए, तो उसको तो मैं यही बता दिया करूंगा। लेकिन जो अगर आपका पर्सनल कोई सिंगल डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर या एमएससी एकेडमी ऐप पर उसको भेजेंगे और मुझसे आप उसको क्लियर करवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये एस ब्लॉक था, ये पी ब्लॉक मैंने 3 डिब्बे ले लिए। अब पी ब्लॉक में बी देखो, ये 3 कक्षक है, 3 कक्षक में प्रत्येक में कितने आने चाहिए? 2-2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि पाउली ने बोला है, पाउली ने कहा है एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं विपरीत चक्रण वाले। दैट मीन्स यहां भी 1 2, बस ये 2 भर सकते हैं, यहां भी 1 और ये 2 भर सकते हैं, यहां भी 1 और ये 2, यानी पी में टोटल मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं केवल। एस में अधिकतम केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसी प्रकार से डी में 5 होते हैं, अतः डी में केवल मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, और एफ कक्षक में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि उसमें 7 कक्षक होते हैं। ये है पाउली का नियम। रिपीट कर रहा हूं, क्या है? एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, वो भी विपरीत चक्रण वाले। क्लियर? सेकंड है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। एक वैज्ञानिक था हुंड, जिसने बताया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। इसने कहा कि जो समभ्रंश कक्षक होते हैं, जैसे ये पी कक्षक है तो ये समभ्रंश कक्षक है, तीनों समान ऊर्जा वाले कक्षक। ये डी कक्षक है तो ये पांचों के पांचों समभ्रंश कक्षक है, यानी समान ऊर्जा वाले कक्षक। ये तीनों भी समभ्रंश कक्षक है, ये पांचों भी समभ्रंश कक्षक है, यानी समान ऊर्जा वाले कक्षक। तो हुंड ने बताया कि समभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। क्या बताया हुंड ने? अगेन रिपीट कर रहा हूं, समभ्रंश कक्षकों की ऊर्जा समान होती है, अतः उनमें इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं किया जा सकता है जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना भर दिया जाए। अर्थात जैसे ये पी कक्षक है, इसमें जैसे मैंने यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भरा, एक बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां नहीं भर सकता। क्यों नहीं भर सकता? क्योंकि ये तीनों समान ऊर्जा वाले कक्षक है, और समान ऊर्जा वाले कक्षक है तो अगर इसमें एक देने के बाद मैं इसको दूसरा नहीं देता हूं, इसको ही दे देता हूं, तो ये दोनों नाराज हो जाते हैं, क्योंकि समान ऊर्जा वाले कक्षक। ये उस तरह से है जैसे एक घर के 3 बच्चे, एक घर के 3 बच्चों को हमने, हमारे पास भोजन है देने के लिए, तो हम उनको दे रहे हैं। अगर इसको ही हम सारा भोजन खिला देंगे तो ये दोनों भूखे मर जाएंगे। इस तरह से ही है, इसीलिए हम किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते, हमें सभी को क्या करना पड़ेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, उसके बाद ही हम पेयरिंग करवा सकते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन ऐसे भरेंगे, एक इसको दे दिया तो दूसरा इसको देंगे, फिर तीसरा इसको देंगे। अब हम पेयरिंग करवा सकते हैं, युग्मन करवा सकते हैं, यानी अगला इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, यानी 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से भरेंगे। यह है कुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। डी कक्षक में भरना है तो एक यहां भरेंगे, 2 3 4 5। जब पांचों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, इसके बाद हम युग्मन करवा सकते हैं 6 7 8 9 10, इस तरह से। ये है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ये क्लियर है क्या दोनों नियम सबको? ये बोलो पहले, बोलो भाई, ये दोनों नियम क्लियर है क्या? ठीक। तीसरा नियम, तीसरा नियम है मोस्ट इंपोर्टेंट नियम, N+L का नियम। N+L का नियम कल मैंने बताया भी था आप लोगों को, फिर भी एक बार और रिपीट कर देता हूं।
ताकि सीरीज से पूरा समझ में आ जाए इक्वली। तो देखो n प्लस एल का नियम कहता है, n और l जो है इसमें n का मतलब होता है कोश और l का मतलब होता है उपकोश, यानी कोश को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं और उपकोश को स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर n प्लस एल के नियम में बताया गया कि जिन कक्षकों के लिए n प्लस एल अर्थात ऊर्जा, इस पूरे ब्रैकेट का मतलब होता है ऊर्जा, n प्लस एल का नियम कहता है कि जिन कक्षकों के लिए n प्लस एल अर्थात ऊर्जा का मान कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। n प्लस एल का मान जिसके लिए कम होता है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस एल ऊर्जा का मान समान आ जाता है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं जिसके लिए n का मान कम होता है। ये है n प्लस एल का नियम, इसको प्रूव करेंगे अपन। तो सबसे पहले देखेंगे n और l क्या है, कोश और उपकोश है लेकिन इनके मान क्या होते हैं। तो देखो n है कोश, और कोश हम जानते हैं नवी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं हम, कोश होते हैं K L M N O P, आगे बढ़ते जाएंगे लगातार, और उनके लिए n की वैल्यूज होती है 1 2 3 4 इस तरह से। और हम जानते हैं कोश पहले से ही स्टार्ट होगा, जीरो से तो स्टार्ट हो नहीं सकता क्योंकि किसी नाभिक के बाहर कोश रहेगा तो एक कोश तो रहेगा कम से कम, इसलिए n बराबर 1 होता है k कोश के लिए। ऐसे ही उपकोश जो होते हैं उनको L से रिप्रेजेंट करते हैं और उपकोश S P D F आगे बढ़ते जाते हैं G H I इस तरह से, तो ये उपकोश होते हैं। इनके लिए L का मान जीरो से स्टार्ट होता है, L के मान होते हैं n-1। n-1 का मतलब है इसमें से एक कम करते जाएंगे यानी जीरो से स्टार्ट होंगे, क्योंकि जब कोश एक से स्टार्ट होगा तो कोश n-1 का मतलब जीरो से स्टार्ट होगा। तो 0 1 2 3 इस प्रकार से बढ़ेगा। ये है इनके मान निकालने का। अब देखो अप्लाई करते हैं हम इस नियम पर, क्या कहता है n प्लस एल का नियम, जिन कक्षकों के लिए एल अर्थात ऊर्जा का मान कम होता है उनमें भरा जाता है, अर्थात n प्लस एल के मान निकालेंगे हम कक्षकों के लिए। अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको सिद्धांत के आधार पर कक्षक बनाए थे 1s 2s 2p 3s इस तरह से, तो उन पर हम अप्लाई करेंगे। जैसे मैंने ले लिया 1s और 2s। अब हमको ये फाइंड आउट करना है कि किसके लिए n प्लस एल का मान कम है। क्या फाइंड आउट करना है कि किस कक्षक के लिए इन दोनों में से n प्लस एल का मान कम है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ ये जो आगे नंबर होता है ये होता है कोश को बताता है। ये किसको बताता है, कोश, अर्थात पहला कोश दूसरा कोश, यानी n का मान होता है। तो इसके लिए अगर हम n प्लस एल निकालेंगे तो वो आएगा 1, तो n आ गया, और s क्या है, कोश, तो इसके लिए l का मान कितना होता है, 0, अर्थात 1 प्लस 0 बराबर 1, अर्थात 1s कक्षक के लिए n प्लस एल का मान कितना आता है, 1 आता है। अब ऐसे 2s के लिए निकालेंगे, इसके लिए n का मान कितना आ रहा है, देखो 2 आ रहा है क्या, और l का मान s के लिए कितना आएगा, 0, अर्थात n प्लस एल का मान कितना आया, 2। तो अब देख सकते हैं हम कि n प्लस एल का मान इसके लिए 1 है, इसके लिए 2 है, और नियम क्या कहता था, n प्लस एल का नियम कहता था कि जिसके लिए n प्लस एल का मान कम होगा उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, यानी पहले किस में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s में, फिर भरेंगे 2s में। और आपको सिद्धांत ने भी तो यही कहा था, तो उसको प्रूव करता है कौन, n प्लस एल का नियम। समझ में आई क्या बात, बोलो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब 2s के बाद में हमने चेक किया, 2s में देखते हैं किसकी ऊर्जा कम है, तो इसके लिए 2s का तो निकला हुआ है, 2p के लिए निकाल लेते हैं। हमने देखा इसके लिए 2 और p के लिए s का मान कितना आएगा, 1, l का मान कितना आएगा, 1, इसलिए 2 प्लस 1 बराबर 3। 2s और 2p में n प्लस l का मान किसके लिए कम है, 2s के लिए, अतः पहले इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे, 2s में, 2p में। और यही तो ऑर्डर है हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का, हम बढ़ते हैं 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6। अभी जो ऊपर बढ़ रहे हैं ना अपन 1s2, ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
जो कि फिक्स है, निर्धारित है। इस कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो भरी जाती है मैक्सिमम 2, पी में भरी जाती है 6, डी में भरी जाती है 10 और एफ में भरी जाती है 14। ये निर्धारित है, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जितने की आवश्यकता होती है उतने भर लेते हैं, पर लाइन से भरना होता है। पहले 1s में जाएगा, फिर 2s में जाएगा, फिर 2p में जाएगा। तो यहां पर निर्धारित हो गया कि 2s की ऊर्जा कम है, अर्थात 2s में पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2p के बाद आता है 3s। तो हम चेक करेंगे 2p और 3s में किसकी ऊर्जा का मान कम है। तो देखो यहां पर चेक करने पर पता चला कि n का मान तो 3 आ रहा है और s l का मान s के लिए कितना होता है 0, अर्थात n प्लस l का मान टोटल कितना आ रहा है यहाँ भी 3। n प्लस l का मान कितना आ रहा है 3। तो देखो अब यहां देखने पर हमारे मन में विवाद उत्पन्न हो जाता है कि इसका भी मान 3, इसका भी मान 3 n प्लस l का। अब दोनों का मान समान है तो कैसे निर्धारित करें कि किसकी ऊर्जा का मान कम है। तो इसके लिए उसी नियम गया और बताया गया। मैं रिपीट कर रहा हूं नियम वापस। इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए n प्लस l अर्थात ऊर्जा का मान कम होता है, परंतु यदि किन्हीं दो कक्षकों के लिए n प्लस l का मान समान प्राप्त हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन पहले उन कक्षकों में भरे जाते हैं जिनके लिए n का मान कम होता है। अब देखो n का मान किसके लिए कम है, इन दोनों में 2p के लिए कम है क्या, इसीलिए पहले इलेक्ट्रॉन 2p में भरे जाते हैं ना कि 3s में। अब समझ में आ गया क्या n प्लस l का नियम कंप्लीट। बोलो। तो ये नियम है इलेक्ट्रॉन भरने के, जिससे हम आसानी से ऊर्जा का क्रम निर्धारित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक है जो मैं पढ़ाता हूं आपको, अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षकों के स्थायित्व का नियम। हम जानते हैं अर्धपूरित और पूर्णपूरित कक्षक क्या होते हैं, सममित होते हैं और उनकी स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक होता है। इस वजह से सममित होने की वजह से उनका स्थायित्व अधिक है और स्थायीकरण ऊर्जा का मान अधिक भी उनका स्थायित्व अधिक है। किसकी तुलना में, अन्य कक्षकों की तुलना में। तो जो भी कक्षक आंशिक पूरित होंगे उनसे अधिक स्थायित्व होता है किसका, अर्धपूरित का, और उससे भी ज्यादा होता है किसका, पूर्णपूरित कक्षकों का, क्योंकि वो सबसे ज्यादा सममित होते हैं पूर्णपूरित, अर्धपूरित उससे कम सममित होते हैं और आंशिक पूरित सममित नहीं होते हैं, इसलिए इनका स्थायित्व भी कम होता है। ये समस्त चारों नियम आपको अच्छे से आने चाहिए, जो आपको मैंने 11th क्लास में परमाणु संरचना वाले चैप्टर में पढ़ाए थे। तो ये था आपका बेसिक। जिसको भी अभी भी कोई प्रॉब्लम है नियमों में वो मुझसे दोबारा बोल सकता है अभी चैट बॉक्स। इसमें से क्या चीज दोबारा बतानी, बोलो। बताओ भाई, किसी को और कोई समस्या है इन चारों नियमों में तो बोल दे। ऊर्जा का क्रम समझ में आ गया क्या, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इन कक्षकों के अंदर, ये सब क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं। आवाज आ रही है, क्लियर आ रही है ना आवाज, तो डबल आवाज तो नहीं आ रही है ना, हाँ क्लियर है, ओके। अब वापिस आते हैं हम हमारे टॉपिक पर। डी ब्लॉक के जो संक्रमण श्रेणी चल रही थी हमारी वो कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद में अब हम आगे बढ़ेंगे पर। कोई बच्चा कोई सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोबारा पूछना चाह रहा था, वो लिख के दो मुझे। अब सिंबल क्या पूछ रहे थे, डी ब्लॉक में कौन सा सिंबल पूछा था आपने, किस एलिमेंट की बात करी थी वो बोलो। डी ब्लॉक एलिमेंट में किसी ने कोई सिंबल लिखा था, कौन से एलिमेंट की बात थी, दोबारा लिख दो जिसको समस्या थी जिस भी एलिमेंट में, बोलो भाई। कोबाल्ट। अच्छा देखो,
देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। कितना होता है? 27। 27 है, 27 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मैं पूरा भर के बता रहा हूं आपको, देख लो। कोबाल्ट में सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में, यानी 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, 3s2, 3p6, यहां तक आ जाता है हमारा आर्गन, नोबल गैस। देखो यहां तक क्या आ जाता है? आर्गन आ जाता है, नोबल गैस आ जाती है हमारी। उसके पश्चात 3p6 के बाद, अब हमें पता है 3p से ज्यादा एनर्जी होती है 4s की, और उससे भी ज्यादा होती है 3d की। इसलिए पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s में, और फिर जाता है 3d में। तो पहले 4s को भरेंगे हम पूरा, तो 4s में कितना आ जाएगा? 2, और 3d में कितना आ जाएगा? 7। अब टोटल काउंट कर सकते हैं, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 और 9 27। क्लियर? ये है इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये समझ में आ गया? अब देखो बात आ रही है लिखने की, वेट करेंगे 1 मिनट। बात आ रही है लिखने की। हम यहां जब कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो वो हम आर्गन 4s2 3d7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आर्गन है। और इसी चीज को हम इससे भी लिख सकते हैं, आर्गन 3d7 4s2। ये भी सही है, ये भी सही है। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ये आगे पीछे अगर हम लिख देते हैं तो उसमें गड़बड़ नहीं होती, इलेक्ट्रॉन की संख्या सही होनी चाहिए बस। देखो आप, मैंने इस बार 3d7 पहले लिख दिया, 4s2 बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सही है, ये भी सही है, ये भी सही। बस इलेक्ट्रॉन डी में 7 ही भरोगे, ये नहीं कि एस में 7 भर दी। में आ गई ये बात कोबाल्ट के लिए। ये बात तो समझ में आ गई क्या सबको? लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इलेक्ट्रॉनों की संख्या सही होनी चाहिए। अगला बोलो क्रोमियम। चलो क्रोमियम देखेंगे। क्रोमियम का होता है 24। इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो पहले आर्गन आ जाता है 18 तक। 18 तक आर्गन आने के बाद हम जाएंगे 4s पर और 3d पर। 4s में कितने भरेंगे हम? 2, क्योंकि पूरा भरना पड़ेगा पहले। और 3d में भरेंगे हम फिर कितने? 4। यही भरेंगे पहले, नियम यही कहता है। लेकिन यहाँ एक एक्सेप्शनल केस लग जाता है, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व। हम जानते हैं, अभी बताया था मैंने आपको, अर्धपूरित कक्षकों का स्थायित्व अन्य कक्षकों की तुलना में अधिक होता है। अब ये है अन्य कक्षक, देखो कैसे। ये 4s और ये 3d। 4s में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भरे और 3d में हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरे। ऐसा करने पर हमें दिख रहा है कि अभी यह अस्थायी है, और यदि ये अगर स्थायी हो जाए तो इसके लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी? तो ये स्थायी होने के लिए, स्थायी तो बढ़ाने के लिए यह 4s से 1 इलेक्ट्रॉन उधार मांग लेता है। 4s से 1 इलेक्ट्रॉन उधार मांग लेता है, और ये आसानी से ट्रांजेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इनकी ऊर्जा का अंतर काफी कम होता है। 4s और 3d की ऊर्जा का अंतर काफी कम है। क्यों है? इसलिए है क्योंकि नाभिक के बाहर ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, ये तीसरा कोश और ये चौथा कोश। हम जानते हैं यहाँ 3s और 3p और 3d पाया जाता है, यहाँ 4s पाया जाता है। हम 3s को भरने के बाद 3p में भरते हैं इलेक्ट्रॉन, और 3p के बाद सीधा किस में भरते हैं? 4s में भरते हैं, और 4s के बाद भरते हैं 3d में। तो देखो ऊर्जा का अंतर काफी कम ही तो है, तभी तो पहले 4s में गया इलेक्ट्रॉन, फिर जा रहा है 3d में। इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां ट्रांसफर हो जाता है, और इसका विन्यास 4s1 3d5 हो जाता है। ऐसा करने से इसके स्थायित्व में वृद्धि होती है, इसीलिए ऐसा करना पड़ता है, और यही इसका मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्लियर है क्या? क्रोमियम और कोबाल्ट दोनों देखो। RU एंड NB, आप तो बहुत सारे पूछ रहे हो। चलो ठीक है, देखते हैं। रुथीनियम, द्वितीय संक्रमण श्रेणी। देखो रुथीनियम द्वितीय संक्रमण श्रेणी का तत्व है, और आपको मैंने इसके लिए बताया था कि ये द्वितीय संक्रमण श्रेणी है। तो द्वितीय संक्रमण श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? 4d श्रेणी भी बोलते हैं। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें प्रविष्ट होगा? 4d कक्षक में प्रविष्ट होगा। ये चीज ध्यान आ जानी चाहिए, हमको ट्रिक याद होनी चाहिए। बोला साइंस टीचर विनीता कपलानी मन थे को नहीं क्यों जाने।
ये प्रथम संक्रमण श्रेणी। द्वितीय, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, आगे क्या रुकावट, आर यू, मौत तक रुकावट, रहा पड़े आग में कूद जा, मिल गया हमको द्वितीय संक्रमण श्रेणी। दैट मीन्स 4d श्रेणी, यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 4d में जाएगा। और हमको पता है ये चालू होती है इट्रियम से, इट्रियम 39 से स्टार्ट होता है, तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट, यानी छठे नंबर पे आ रहा है, यानी 39, 40, 41, 42, 43, 44। दैट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर है 44। क्लियर है भाई। अब हमारी ट्रिक क्या थी, ट्रिक थी हमारी, यार जरा टेक्निकल सीडी दो जिसमें 369 ना हो, 0 तो पढ़ाई में ही आता है, कहीं रुथेनियम का नाम नहीं है। अर्थात 5s में कितना आएगा इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस पहले कौन आ जाएगी, क्रिप्टॉन 36 पर, 44 के पहले नोबल गैस कौन सी आती है, क्रिप्टॉन 36 पर, और इसके बाद आएगा अपना 5s और फिर आएगा 4d। 5s में 1 जाएगा, 1 क्यों, यार जरा टेक्निकल सीडी दो, कहीं भी ये नहीं है रुथेनियम, इसलिए 5s में कितना 1। अब देखो 36 और 1 37, यानी 4d में कितना आएगा, 44 में से घटा दो, 37 के बाद 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, दैट मीन्स 7। ये है इसका आंसर। ये समझ में आ गया क्या, बोलो। और पूछो, अगला कौन सा बोला था आपने, अगला कौन सा बोला था, अगला एलिमेंट बोलो, कौन सा बोला था, नायोबियम था क्या, अच्छा नायोबियम, देखो NB नायोबियम। फिर ये भी सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, यानी 4d श्रेणी है, चेक कर लो। यार सॉरी, यारी जरा निभाओ, आ गया निभाओ, NB, दैट मीन्स 39 के बाद 39, 40, 41, इसका परमाणु क्रमांक कितना आ गया, 41, यानी 41 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, क्रिप्टॉन में जाएंगे 36, फिर आएगा 5s और फिर आएगा 4d। चेक करें, यार जरा टेक्निकल सीडी दो, नायोबियम यानी 5s में कितना भर देंगे, 1। अब 4d में जाएंगे बाकी के इलेक्ट्रॉन, तो 36 और 1 37, 40 भरने से कितने घट गए, 4, दैट मीन्स 5s1 4d 4। क्लियर है क्या, देखो बोलो भाई, क्लियर है क्या, और बोलो, अब बढ़े आगे। अब ज्यादा डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर सूचित करें, मैं वहां से आपके पूरा दिन होता है आराम से क्लियर करूंगा सारे डाउट, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है ए ब्लॉक एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख लिए अकॉर्डिंग टू ट्रिक। ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक याद होने पर ही आसानी से आप करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ कर दी तो हो जाएगा, एक भी इलेक्ट्रॉन इधर का उधर नहीं होना चाहिए, इस बात का हम अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्लियर। नेक्स्ट अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही टॉपिक चल रहा है, उसमें ए ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले मैं पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रहा हूं आपको, उसके बाद में हम चालू करेंगे वापस डी ब्लॉक फिर एफ ब्लॉक, इस तरह से पढ़ेंगे इस चैप्टर को, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ट्रेंड चल रहा है तो पूरा एक साथ ही कंप्लीट विद ट्रिक याद रख लेते हैं। तो देखो ए ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं, ए ब्लॉक के तत्व जो होते हैं, इनमें दो प्रकार की श्रेणियां पाई जाती है, जैसा कि हम देख भी चुके हैं कल। कौन कौन सी पाई जाती है, लेंथेनॉइड श्रेणी और एक्टिनॉइड श्रेणी। फोन कट जाए तो दोबारा रीजॉइन होना है, मैं लिंक वापस व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूंगा, और जो ऐप में जुड़े हुए हैं उनको तो ऐप से डायरेक्टली मिल जाएगी मीटिंग, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो लेंथेनॉइड श्रेणी, एक्टिनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी को के तत्वों को लेंथेन कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लेंथेनॉन। और एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्वों को एक्टिनॉन भी कहा जाता है।
क्यों कहा जाता है? इसका भी रीजन है, क्योंकि ये तत्व लेंथेनम के बाद आते हैं। लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्व किसके बाद स्टार्ट होते हैं? लेंथेनम के बाद स्टार्ट होते हैं। और ऐसे ही एक्टिनॉइड श्रेणी के तत्व एक्टिनियम के बाद स्टार्ट होते हैं। दो एलिमेंट बोले मैंने, एक तो लेंथेनॉइड किसके बाद होते हैं? लेंथेनम के पश्चात। लेंथेनम का प्रतीक है La। और एक्टिनॉइड श्रेणी एक्टिनियम के पश्चात AC के पश्चात स्टार्ट होते हैं। 89 पर आता है, कल हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी लिखा था एक्टिनियम का, याद करो। उसके पश्चात स्टार्ट होने के कारण इन्हें एक्टिनोन या एक्टिनोइड श्रेणी के तत्व भी कहा जाता है। दैट मीन्स ये श्रेणी और ये श्रेणी कहां से स्टार्ट होगी? ये होगी लेंथेनम 58 से लेकर के, सॉरी लेंथेनम नहीं, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटीशियम 71, क्योंकि देखो 58 के पहले लेंथेनम आया था और लेंथेनम का लेंथेनम का जो परमाणु क्रमांक था वो कितना था? 57 था। 57 था उसका परमाणु क्रमांक। तो 57 के पश्चात ही 58 से स्टार्ट होती है 71 तक, और ऐसे ही एक्टिनियम 89 के पश्चात थोरियम 90 से ये स्टार्ट होती है लॉरेंशियम 103 तक। क्लियर है भाई बात? तो ये है दो संक्रमण श्रेणियां, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको देखने हैं। श्रेणी को 4F श्रेणी भी कहा जाता है और इसको 5F श्रेणी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4F कक्षक में प्रविष्ट होता है और इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5F कक्षक में प्रविष्ट होता है, इसलिए इन्हें 4F और इन्हें 5F श्रेणी कहा जाता है। और ये सब F ब्लॉक के तत्व हैं। क्लियर है बात? देख लो यहां तक। यहां तक क्लियर है क्या? चलो अब देखो, इसमें हम पहले लेंथेनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, फिर हम देखेंगे एक्टिनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हम हेडिंग करते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी। लेंथेनॉइड श्रेणी को 4F श्रेणी भी कहा जाता है और लेंथेनॉइड श्रेणी में कुल कितने हैं? 14 तत्व हैं टोटल, जो कहां से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से स्टार्ट होते हैं। तो सीरियम, अब इसकी भी ट्रिक है याद रखने की, हमको ट्रिक से इसको याद रखना है। जुड़े नहीं देगा, ट्रिक से इसको याद रखना है हमको। तो देखेंगे, ट्रिक है, मैं लिख देता हूं पहले ट्रिक। सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम, चलो उधर लिख देता हूं मैं अगली लाइन। अरे तुम यूं भी लाजवाब, सीने पर नदियां प्रेम की समाई यूं गदगद तब दिल हुआ अरे तुम यूं भी लाजवाब हो। ये हमारी ट्रिक है इन 14 एलिमेंट्स को याद रखने। अब इसका यूज कैसे करना है देखो, सीने से Ce, पर से Pr प्रेजियोडाइनियम, और इसके पश्चात नदियां से Nd नियोडाइमियम, नदियां से Nd नियोडाइमियम, प्रेम की से Pm प्रेजियोडाइमियम और Sm समाई समेरियम यू EU यूरोपियम गदगद Gd गैडोलिनियम, तब Tb टर्बियम, दिल Dy हुआ HO होल्मियम, अरे Er अर्बियम, तुम Tm थूलियम, UB YB इटर्बियम, लाजवाब हो Lu ल्यूटीशियम।
इस प्रकार से ये 14 एलिमेंट हैं जो कहां से कहां तक स्टार्ट होते हैं, आपको बताया गया था। ये है अपने 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट। दैट मीन्स इनके परमाणु क्रमांक भी यही है लाइंस। तो लिख देता हूं मैं, ये सीरियम 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और 71। इस प्रकार से ये 71 एलिमेंट्स हैं। ये है लेंथेनॉइड श्रेणी। अब यहां पर हमको पता है 4f श्रेणी है, अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f में जाएगा। और हम चेक कर सकते हैं 58 के पहले कौन सी नोबल गैस आती है। 58 के पहले आती है, बताओ कौन सी नोबल गैस आती है, बोलो। 58 परमाणु क्रमांक के पहले आवर्त सारणी की ऐसी नोबल गैस कौन सी है जो आती है, जिनोन। रितेश करेक्ट आंसर। दैट मीन्स पहले जिनोन भर देंगे और जिनोन के बाद में क्या आएगा, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाना है, 4f में जाना है। क्लियर है भाई, 4f। अब यहां तीनों में इलेक्ट्रॉन जाता है, 4f में भी जाता है, 5d में भी जाता है और 6s में भी जाता है। तो 4f, 5d, 6s तीनों में हम यहां पर इलेक्ट्रॉन भरने का प्रयास करेंगे। तीनों में इलेक्ट्रॉन भरना है, हमें ये याद रखना है यहां से कि 4f में भी जाएगा, 5d में भी जाएगा, 6s में भी जाएगा, पूरी श्रेणी के अंदर ही। अब देखो यहां पर एक चीज हिंट ट्रिक क्या है कि कैसे इलेक्ट्रॉन भरे। तो आपको यहां याद रखना है कि 6s में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 6s में हमेशा कितने भरने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स हैं। 6s में सभी एलिमेंट्स में हमेशा कितने भरने हैं, 2। अब जब सब में कॉमन हो गया तो उसको तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है, यानी 6s सभी के लिए क्या हो गया, इक्वल 2 इलेक्ट्रॉन। और इसके अलावा जो 4f कक्षा 6s का तो मिल गया हमको, सब में 2 डालना है। 4f में हमको 2 और 8 नहीं भरना है। क्या है ट्रिक, 4f में 2 और 8 नहीं भरना है बस। और 7 और 14 2 बार भरना है। ये लो भाई, ट्रिक कंप्लीट हो गई आपकी। 6s में तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 4f में क्या नहीं भरना, 2 और 8 नहीं भरना है, और 7 और 14 को 2 बार भरना है। किसमें, 4f में। फिर क्या बचा, d। तो d में तो इनके आधार पर इसमें से माइनस करते ही इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, और d में हमेशा या तो 0 आएगा या 1 आएगा बस। d में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं आएगा, क्योंकि यह डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, क्योंकि यह डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इसलिए। क्लियर है भाई। हाँ, एक बात और सूचित करवा देता हूं आप लोगों को, जो भी बच्चे यहाँ पर नए जुड़ रहे हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए नहीं है और जो एमएससी ऐप में जुड़े हुए नहीं है, उनको मैं बोल रहा हूं कि वो मुझे व्हाट्सएप पर अपना नंबर और नाम और सब्जेक्ट लिख करके भेजे, ताकि मैं उनको ऐड कर सकूं। ये डायरेक्ट जुड़ो, आप लोग जुड़ रहे हो कोई बात नहीं, 1-2 क्लास और जुड़ जाओ, उसके बाद में कल से आप मुझे मैसेज करेंगे मेरे नंबर पर। मेरा नंबर सबके पास है लगभग, तो मैसेज करेंगे, उसके बाद में उनको एंट्री दूंगा, तब वो एप्लीकेशन का लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज का कि वो अपना जो मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट और अपना नाम लिख करके मुझे भेजे, जिस नंबर से उनको पढ़ना है। क्लियर, कंटिन्यू करते हैं। तो ये सब चीजें मिल गई हमको, सब में यही चलेंगे तीनों। अब इलेक्ट्रॉन भरना है, देखो 6s में तो हमेशा 2 आना है, तो 2 भर दिए। 4f में गिनती चलानी है 1 से, जिसमें 2 से 8, 2 और 8 नहीं भरना, 7 और 14 2 बार भरना। एक कक्षा के इसलिए इसमें 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, और 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 4f में कितना आ जाएगा, 1। 6s में 2। जिनोन कितने ले गया, 54। कितने भरने थे, 58। 54 और 1 55 और 2 57। दैट मीन्स 5d में कितना आएगा, अपने आप 1 आएगा। क्या ये समझ में आया कि विन्यास, ये बताओ, ये विन्यास सबको समझ में आ गया क्या, बोलो। ठीक, दूसरा देखते हैं रेजियोडाइमियम। वही वापस जिनोन
4A 5D 6A में 2 भरना है बिना सोचे समझे आंख बंद करके। 4F में 1 के बाद 2 आएगा और साफ लिखा हुआ है 4F में 2 नहीं भरना है, 4F में 2 नहीं भरना है। तो 4F में 2 नहीं भरेंगे तो क्या भरेंगे, फिर 3 भरेंगे। क्या गिनती चलानी है 1 से 14 तक। 1 नहीं भरेंगे तो 2 नहीं भरेंगे तो 3 भरेंगे, 3 भरेंगे तो काउंट करते हैं 59 भरने थे, 54 और 3 57 और 2 59, यानी कंप्लीट हो गए। तो 5D में कितना आएगा, अपने आप 0 आएगा। क्या क्लियर है भाई? ऐसे ही नेक्स्ट नियोडाइमियम, जिनॉन, 4F 5D 6S में तो 2 भरना ही है, हमारी ट्रिक कह रही है। अब यहाँ 4F में 3 के बाद क्या आएगा, और 4 क्या आएगा, उसके बाद में 5D में कितना आएगा, चेक कर लेते हैं। जिन्होंने 54 और 4 58 और 2 60 कंप्लीट हो गया, तो 5D में कितना आएगा, 0। मेरे हिसाब से आप पूरे लास्ट तक इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। बताओ कर सकते हैं क्या इस प्रैक्टिस को? 14 मतलब 71 तक के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप खुद लिखने का प्रयास कर सकते हैं क्या? किसी का दिक्कत हो तो मुझे बोल दो, मैं समझा दूंगा इनमें से कौन सा बताऊं। कर लेंगे, अच्छी बात है, कर लेंगे। तो ट्रिक याद रखनी है। क्या है ट्रिक, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। 6S में हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 4F में 2 राट नहीं भरना है, 7 और 14 4F में 2 बार भरना है। यानी लाइन से जब आगे बढ़ेंगे ना, 4 के बाद 5 6 7 के बाद 8 नहीं आएगा, लेकिन साफ लिखा हुआ है 7 2 बार आएगा, यानी 7 एक और बार भरेंगे 4F। फिर 8 नहीं भरेंगे, फिर 9 10 11 12 13 14, फिर एक और बार 14 4F। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखेंगे। समझ में आ गई क्या बात सबको? बोलो भाई। चलो बहुत अच्छी बात है। आपकी भी हम क्रिएटिविटी देख लेते हैं एक बार कि आप क्या क्रिएटिविटी करते हैं। और मैंने ग्रुप पर डी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के कुछ एलिमेंट्स का एक डायग्राम भेजा था आपको, 2 या 3 पेज का। उसमें सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हुए हैं और उसमें क्वेश्चंस भी लिखे हैं मैंने छोटे छोटे डी ब्लॉक से संबंधित, जिसमें बताया गया है सिक्का धातुएं किसे कहा जाता है, CuAg AU ग्रुप को कहा जाता है, और असंक्रमण तत्व किसे कहा जाता है, जिंक कैडमियम मरकरी को। तो ये सब चीजें अभी हम डी ब्लॉक वापस उठा करके लेके आने वाले हैं। वहां आपको वापस रिपीट करवाऊंगा मैं कि कैसे और क्यों कहा जाता है इनको। ये सब बातों को हम वापस लेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला पोर्शन कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अब हमारे एक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बच रहा है, कौन सा, एक्टिनोइड चेन। तो जो कंप्लीटेशन है मैं आपको ग्रुप पर भेज दूंगा, पहले बनाओ, शाम तक भेजूंगा, ताकि क्या कर सके, हम खुद क्रिएटिविटी कर सकें, सीख सकें, याद हो सके, ताकि फिर मैच कर लेना उसमें से जो मैं आपको फोटो भेजूंगा, ताकि सब क्लियर हो जाएगा। जिसके गलत होगा वो सुधार लेना और नोट्स प्रिपेयर करते रहो। किसी को इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। ओके, आज की क्लास यहीं तक। अब आपका नंबर है बायोलॉजी की क्लास का, और अब बायोलॉजी पढ़ेंगे आप, उसके बाद फिर फिजिक्स। तो लगातार जुड़े रहें और ज्ञान में वृद्धि करते रहें। घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें, सेफ रहें। ओके, बाय।